हेलो बच्चों, मैं भीम सिंह आप लोगों के लिए आज नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 12 की दृष्टि से, कक्षा 11 की दृष्टि से। कक्षा 11 में हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में हम लोग इसको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 में पढ़ते हैं। तो लगभग ये 10 नंबर का अपने में मार्क रखता है कक्षा 12 के लिए। तो बोर्ड के दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और फिजिक्स की दृष्टि से तो है ही। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। पहले हम लोग जो देखेंगे वो वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा होगी, है ना। इसका वेटेज, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा फिजिक्स में किया जाता है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इसको सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से यूज़ करते हैं उनको सीखेंगे गणित मैथमेटिक्स में, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब उसका एक मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की जो है दूरी कैसे निकाली जाती है, उसका डायरेक्शंस क्या होता है ना। और डायरेक्शन कोसाइन सीखेंगे, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। और इनके अलावा भी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे पहचाने, वेक्टर्स को कैसे पहचाने, है ना, उनकी चर्चा करेंगे। ये समझिए कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन है पूरा, और बेसिक जो 10.1 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप समझ सकते हैं। आज हम लोग सारी चीज़ें जो है कवर करने, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वेक्टर सदिश बीज गणित, है ना। तो सदिश बीज गणित क्या होता है, देखिए, जो पहले तो सदिश बीज गणित आया कहाँ से उसकी बात कर लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर लेते हैं पूरा। तो देखिए, ये जो बीज गणित होता है, आप भौतिक राशियों को जानते होंगे, भौतिक राशि, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने कक्षा 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आप जब पढ़े होते हैं तो जिस भी चीज़ का यथार्थतापूर्वक मापन किया जा सकता है ना, जिस चीज़ को नापा जा सकता है, बताया जा सकता है भैया इतनी भारी है। जैसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से तो ये बता सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए कौन सी ज़्यादा बड़ी लाइन है, लाइन ए की लाइन बी, तो आप बता सकते हो लाइन बी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यही पूछ ले कितना बड़ी है, तो आप इसको बिना मेजरमेंट किए हुए नहीं बता सकते कितना बड़ी है। तो ये मापन की आवश्यकता है। तो जब आप मापते हो तो कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। जो वैल्यू मिलती है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 मीटर है, या कुछ भी, तो जो ये 4 होता है ना, जो 4 सेंटीमीटर है, यही भौतिक राशि है। क्या है, जिन वस्तुओं को यथार्थतापूर्वक नापा जाता है, नापा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। पहले तो ये बात हुई। अब भौतिक राशि में जैसे किस किस चीज़ों में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में अभी बात किए कि सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर हुआ, है ना। जैसे बात किए मीटर में, मीटर हुआ, किलोमीटर में किलोमीटर हुआ, किलोग्राम में, किसी चीज़ को किलोग्राम में भी नाप सकते हैं ना। किलो, अब जैसे मान लो कोई वस्तु दौड़ रही है ना, तो किलोमीटर पर से मिनट पर आवर, कुछ भी, है ना, किलोमीटर पर आवर में दौड़ रही है ना, उसका वेग है, वेग को नापा जा सकता है। त्वरण हो गया, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वेलोसिटी है, के वेट है ना। इस तरह से मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे और टाइम है ना। भौतिक राशियां हैं। अब इनकी कैटेगरी कैसे बनते हैं तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो कैटेगरी बनती है वो 2 कैटेगरी भौतिक राशियों की बनती है ना। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी, एक सदिश और एक अदिश, वेक्टर और अदिश, वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। सदिश मतलब दिशा के साथ, और अदिश मतलब दिशा के बिना, है ना। सदिश मतलब दिशा के साथ, विथ डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन, है ना। सदिश मतलब दिशा के साथ और अदिश मतलब दिशा के बिना।
विथ डायरेक्शन यानी सदिश, और विदाउट डायरेक्शन यानी अदिश। अब इसकी परिभाषा भी इसी तरह से जैसे बताया हमने, है ना। परिभाषा इसकी कैसे बन जाती है, बड़ी सरल सी परिभाषा। जिन भौतिक राशियों को, भौतिक राशि है ना, तो यही है, जिन भौतिक राशियों को दिशा परिमाण के साथ, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, है ना, जिन भौतिक राशियों को परिमाण के साथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर्स, मात्रा, है ना, क्वांटिटी, जैसे कोई भी है, जैसे आप किलोमीटर की बात किए तो किलोमीटर में अभी कुछ नहीं लगा, है ना, किलोमीटर मतलब अभी कुछ नहीं लगा किलोमीटर। तो आप जैसे ही मात्रा की बात करते हो, कितने किलोमीटर, कितने का प्रश्न करते हो तो जो उत्तर आता है, मात्रा की बात करते हो तो जो आंसर मिलता है आपका 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो ये जो क्वांटिटी मिलती है यही मैग्नीट्यूड है, यही क्या है, मापांक है, मॉडुलस है। तो ये जो कितना प्रश्न होता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन आता है, ये डायरेक्शन ही है, पर ये डायरेक्शन नहीं बताता है। जैसे किलोमीटर है तो भैया अब किस दिशा में किलोमीटर, कोई बोला कि आपका घर यहां से 4 किलोमीटर है, तो भैया मेरा घर किस दिशा में 4 किलोमीटर, यहां तो चारों दिशा है ना, तो इस दिशा में है कि इस दिशा में है कि इस दिशा में है कि इस दिशा में, ये तो क्लियर ही नहीं किया, तो ये विदाउट डायरेक्शन हो गया। 4 किलोमीटर तो है, क्वांटिटी तो है, मापांक तो है, कितना, 4 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में, डायरेक्शन नहीं है, सदिश नहीं है, दिशा के साथ ये क्वांटिटी मेजरमेंट ये दिशा के साथ नहीं है, है ना। 4 किलोमीटर तो है, तो अदिश मतलब दिशा के बिना है 4 किलोमीटर, है ना, तो दिशा के बिना है, ये क्वांटिटी है ना, बात समझ रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं दिखाता वो अदिश कहलाता है, ये अदिश में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब सदिश की परिभाषा हम लोगों ने कर ली। जिन भौतिक राशियों को परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यहां पे प्लस परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिशा, और इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि। सदिश परिमाण प्लस दिशा दोनों होनी चाहिए तब सदिश बनता है। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब विदाउट डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन, है ना, ऐसे होता है। तो ये जो है सदिश सदिश हुआ। अब हम आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर, मतलब रिप्रेजेंटेशन पर, है ना, कैसे दिखाते हैं, है ना, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर धीमे पढ़ा रहे हो तो आप YouTube में एक सेटिंग होती है, यहाँ पे 3 बटन आता है, उसमें आप जाकर स्पीड को जो है आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता हो कि धीमा पढ़ा रहे हैं या तेज पढ़ा रहे हैं तो धीमा कर सकते हैं, तो जो भी आपको समस्या होगी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब देखिए थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही देते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डायरेक्शन को, मतलब सदिश की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, सदिश मतलब जैसे समझिए, सदिश का बहुत सरल सा परिभाषा, बहुत ज़्यादा आराम से बच्चे समझ जाते हैं। बल, अब जैसे मान लीजिए इस पर आप बल लगाना चाहते हो, ये कोई भी वस्तु है, आप इस पर बल लगाना चाहते हो, है ना। जैसे कितने किलो का है, 50 किलो का। हमारी कितनी लंबाई है, मान लीजिए 5.5 फीट या 6 फीट या 6.5 फीट, जो भी है। तो कोई ये नहीं पूछेगा किस दिशा में कितनी लंबाई है ना। नॉर्मल आदमी ये नहीं पूछेगा, बाकी औरों का पता नहीं, ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में। अभी यहीं पे पूछे, ये लिखा है 50 kg, तो कोई ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अगर यहीं पे कोई फोर्स लगा रहा है, कोई बल लगा रहा है कोई बच्चा, तो ये जरूर लोग पूछेंगे कहाँ बल लगा रहा था, किस दिशा में बल लगा रहा था, कितने न्यूटन का बल लगा था। तो कितना जो पूछे, तो वो मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो ये तो 50 न्यूटन में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। किस डायरेक्शन में भैया जब बल लगाओगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाओगे, चाहे भैया नीचे की ओर लगाओ, चाहे ऊपर की ओर लगाओ,
चाहे दाएं लगाओ चाहे बाएं लगाओ, कहीं ना कहीं तो लगाओगे। बल जो है किसी पर भी चीज में आरोपित करोगे तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो वो डायरेक्शन जरूर बताएगा। तो बल जो है क्या होता है, सदिश होता है। जबकि ये क्वांटिटी 50 kg द्रव्यमान और लंबाई 6 फीट, ये सब क्या होते हैं, अदिश होते हैं। इसमें डायरेक्शन कहाँ है ना, बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये तो पता चल गया है ना। तो अब किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए अभी तक हम लोग सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात करते थे, है ना, रेखाखंड की बात करते थे। अब यहां से बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो पॉइंट्स दिए गए हो तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेते थे। है बेसिक कॉन्सेप्ट वही, पर थोड़ा सा बदल गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, अब यहां पे हम लोग हेड बना दिए, इसका हेड है, इसको टेल बोलते हैं जनरली वेक्टर की भाषा में। अब ये यहां से जहां से शुरू हो रहा है ना, जहां से शुरू हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो इनिशियल और जहां पे खत्म हो रहा है उसको टर्मिनस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर इसका और इसका अगर सपोज करें ये नहीं है, ये वेक्टर अभी नहीं है, तो यहां पे कोई पॉइंट दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कुछ भी 0 0 0 मान लीजिए, या हम x1 y1 और z1 की बात कर लेते हैं, मान लीजिए दिया है। और यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, 2D भी आप बात करते हैं। मान लीजिए 10वीं में आप 2D पढ़े हैं, 10वीं तक तो सभी पढ़े रहते हैं, तो 10वीं तक 2D पढ़े हैं। और यहाँ पे x2 y2 की बात कर लिए, तो इसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मान लीजिए इसकी AB, डिस्टेंस AB, और आप जानते हैं दूरी सदैव धनात्मक, अभी वेक्टर नहीं लगाते हैं। तो इसकी दूरी आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है डिस्टेंस का। अच्छा, यही चीजें चलती हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, वेक्टर्स हम जनरली 3D में बात करते हैं, तो यहाँ पे y के साथ z भी आता है, z भी आ जाता है, और यहाँ पे भी y के साथ z भी आ जाता है, ठीक है ना। अब ये हो गया टेल, ये हो गया है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, ए बी वेक्टर, ए टेल में है और बी हेड में, तो हमेशा टेल से हेड की तरफ जाता है। कैसे मूव करता है, टेल से हेड की तरफ जाता है, तो ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर। अब इसी के मैग्नीट्यूड को मान लो प्रदर्शित करते हो, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई को प्रदर्शित करना हो, तो ए बी वेक्टर मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लिख देते हैं दिस सदिश को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, परिमाण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक रिप्रेजेंटेशन और थोड़ा सा बता देते हैं। अगर इसकी और इसकी लंबाई दे दी गई है, मान लो सपोज ए दे दी गई है, क्या दे दी गई है, ए, तो हम जनरली डायरेक्ट इसको परिमाण के साथ दिखा सकते हैं, ए वेक्टर। कैसे दिखा सकते हैं, परिमाण के साथ। अगर परिमाण दिया हो, ज्ञात हो, तब सीधा सीधा ए वेक्टर, जैसे इसका परिमाण पता है ए है, तो ए वेक्टर हमको इसको, इस पूरे सदिश को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3D हम ले रहे हैं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे हम लोग 3D की बात करेंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड। मान लीजिए ये इनिशियल है, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, केंद्र, जैसे यहां से कोई एक पॉइंट यहाँ है ना, उसका एक्स वाई और ये जेड है, एक्स वाई जेड। तो यहां से मान लीजिए इस जेड पर उसका, ये एक्स वाई पर उसका, और ये एक्स पर उसका, तो जोड़ देते हैं। जनरली ये एक्स से ऐसे जाता है, पर आप समझ जाइए कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इससे इसकी ये डिस्टेंस है ना। तो ये जो ओ से पी तक की दूरी है, वो हम मान लेते हैं आर है। कितना है, आर है।
विथ डायरेक्शन लेना है तो ओपी वेक्टर, कैसा वेक्टर, ओपी वेक्टर कहलाएगा। अभी अभी हम पीछे बात कर चुके हैं कि ओ से पी तक की पूरी डिस्टेंस अगर लेनी है और विथ डायरेक्शन तो वेक्टर आता है अगर ओ से पी तक ओरिजिन है तो इसको 0 0 0 इसका निर्देशांक होगा, और ये अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल z, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल y, और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल x है, ये कैपिटल X मान लीजिएगा तो आपको ठीक रहेगा। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z हो गया, ठीक है। तो अब ओपी वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए डायरेक्शन, ये इसका परिमाण अगर r के बराबर है, कुल मिला के ओपी वेक्टर क्या है, सदिश है, सदिश है, अभी अभी बात कर चुके हैं सदिश को। अब इसका परिमाण मान ली प्रदर्शित करना है तो ओपी वेक्टर मॉडुलस, अच्छा परिमाण का भी फार्मूला बता चुके हैं, ये पॉइंट तो इनके बीच की दूरी ही परिमाण है, जो लेंथ निकलती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप जानते हो 0 को घटाओगे और स्क्वायर करोगे कोई मतलब नहीं है, यही आएगा। ये किसके बराबर था, आर के बराबर था, तो आर बराबर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आर बराबर इतना आया, मतलब इसके बीच की दूरी क्या है, आर है, तो आर बराबर इतना आया। अगर वेक्टर सहित आर को दिखाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बात समझ रहे हैं, ये या ये एक ही बात है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर है ना, 3D में ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ओ से पी तक का, है ना, ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और दिया रहता, जैसे ए दिया है, मान लीजिए जनरली हम ए मान लीजिए यहाँ पे दिया होता, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये बी होता, ये आर पॉइंट है, ये सी होता ओरिजिन से, तो सी वेक्टर होता, तो ये ओरिजिन से ही ये अगर हमको बात करते तो ये जैसे ओ पी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, ए वेक्टर बराबर मॉडुलस इसका निकाल देते, जो भी मॉड आता मॉड ओ पी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में हो जाता, अगर इसका निकालते तो ए बराबर हो जाता। अगर यही मॉड की बात करें तो वेक्टर हट जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा तो वेक्टर फिर नहीं लगेगा। वेक्टर का मतलब होता है मापांक, फिर डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन बोथ है, ठीक है ना, ये सदिश है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बस है, तो ध्यान दीजिए रिलेशन ऑफ कोसाइंस। तो होता क्या है, इसको चेक करते हैं, हम 3D कोई लेते हैं, x कैपिटल में लीजिएगा, x y z ले लिए है ना। अब यहां से ओरिजिन से कोई एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, पहले हम एक 3D को आपको दिखा देते हैं, एक थोड़ा सा डब्बा बना देते हैं, यहां से देखिएगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे ठीक है, ये बन गया। आप इसको डैश डैश लाइन से भी दिखा सकते हो, है ना, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिन बहुत जरूरी है 3D में। अगर आप 3D बोर्ड पे कैसे बना सकते हो, बोर्ड 2D है और आपको 3D फिगर चाहिए तो आप इमेजिनरी लाइन ही बना सकते हो, है ना, तो जरूरी है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल y मान लेते हैं, यहां से यहां जहां तक ये टच कर रहा है तो स्मॉल z मान लेते हैं, है ना। और तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं ये इस पॉइंट, ये मान लीजिए ये पॉइंट P है, जिसका जो है पोजीशन वेक्टर x y और z है, ठीक है ना। और इस ये ओरिजिन है और इसका जो है वैल्यू 0 0 और 0 है, ठीक है ना।
ये मान लेते हैं ए है, आप इसको मानने के लिए बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो, उससे लेना देना नहीं है, पर इससे हमारा एक ही से काम हो जाएगा, एक ही से हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यहां तक का जो वेक्टर है, ऐसा मान लेते हैं कि आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, इसका विथ डायरेक्शन ओरिजिन कहता है आर वेक्टर है। तो अब इसको देखिए, यहां से ये जो y एक्सिस के द्वारा ये एंगल बनाया जा रहा है वो मान लेते हैं बीटा है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस से मानोगे तो अल्फा मान लो, y से मानोगे तो बीटा मान लो, z से मानोगे तो गामा मान लो। नाम बदल सकते हो, नाम में कोई मतलब नहीं है ना। तो इसके कोसाइंस क्या क्या होंगे? तो कोसाइंस देखिए, कोसाइंस का मतलब होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कोसाइंस का मतलब होता है, ठीक है ना। कॉस अल्फा को हम जनरली एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं, कक्षा 12 चैप्टर नंबर 10 और एनसीईआरटी बुक में आपको दिख जाएगा, है ना। ये क्लास 12 का चल रहा है, ठीक है ना, वेक्टर्स। तो अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो आप देखिए, ये यहां से देखिए, और मैं मतलब आपको यहां से ये इसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी, आपको इसकी वैल्यू यहां से चाहिए तो ये यहां से मिल जाएगी। आपको एक कोने से पॉइंट P की जो है वैल्यू लेनी है ना, तो आपने ले लिया। तो जैसे ही आप लेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा चाहिए तो अल्फा किसके साथ बना रहा है? यक्स एक्सेस के साथ। तो आप निकाल लीजिए। आप जैसे ही निकालोगे ये कुछ ऐसे बनेगा, चेक करो, ये एक्स एक्सेस है, मान लीजिए एक्स एक्सेस, इसी पे पॉइंट ए है, फिर ओ है, ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, यक्स ए ओ, और इससे ए से परपेंडिकुलर पी है। जैसे कोई छत है तो उससे परपेंडिकुलर कोई किसी पंखे की स्थिति आप ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर ही लेते हैं, यक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेते हैं कौन सा बिंदु? पी बिंदु, जिसके निर्देशांक जानते हो आप, ओरिजिन के निर्देशांक 0 0 0, यक्स वाई और जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर्स की बात करोगे तो आर वेक्टर अपने माना। ये वैल्यू आपकी कितना है? ये यहां से ओरिजिन से लेकर एक्स तक की, हमने बताया कि स्मॉल एक्स, ओरिजिन से लेकर जेड तक की स्मॉल जेड, ओरिजिन से लेकर वाई, ये तो यहां पे एक्स हो गया। अब हम बात करें कि भैया ये कितना है, तो कॉस अल्फा, कॉस बराबर क्या होता है? आप जानते हो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका एक्स, कर्ण में डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड में काम होगा। तो अगर इसको मॉडुलस ले लें, आर वेक्टर में मॉडुलस उत्तर, यम की बात करें अगर बीटा लोगे तो बस यही चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कॉस अल्फा का समझ में आए, कॉस बीटा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये अल्फा कोण बना रहा है। अब बीटा लेंगे तो बीटा बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी एक्स वाले की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें एंगल नहीं लिखे थे, एंगल अगर लेते तो ये अल्फा वाला एंगल है तो अल्फा बनाता। अब वाई के साथ लेंगे अगर, तो ये अल्फा की जगह अब क्या बनाएगा? बीटा बनाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला यहां पे डायरेक्शन इसका बदल जाएगा। देखिए वाई है, बी है, फिर ओ है, वाई है, बी है, फिर ओ है, और इसके साथ बीटा कोण बना रहा है। बाकी सब सेम है। देखिए आर नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि इसका ओ से पी की बिंदु के बीच की दूरी आर थोड़ी ना बदल रही है, तो इसके बीच की दूरी क्या है? वाई है। तो आप देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गई? वाई हो गई, कर्ण जो है डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में इतना हो। जैसे ही इसको लेंगे तो आप जानते हैं जेड बटे आर वेक्टर आ ही जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है कोसाइंस हो जाते हैं, है ना। और मॉडुलस आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो आपका निकल जाएगा बड़े आराम से। क्या निकल जाएगा? इसका मॉडुलस यानी मापांक, लंबाई चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप उसकी वैल्यू नीचे रख सकते हैं, है ना। तो हमारे
हमारे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइनस, है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। पहले वेक्टर की बात करते हैं जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, है ना, शून्य सदिश। चलिए आइए देखिए शून्य सदिश की चर्चा करते हैं। तो शून्य सदिश जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो वेक्टर यानी जीरो हो जाए, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो इसका टर्मिनस पॉइंट है, यानी कि जो इसका टेल है और जो इसका हेड है वो एक ही बिंदु पर आ जाए। मतलब कुछ ऐसे इनिशियल हो गया और यही बिंदु पर टर्मिनस हो गया, इसी बिंदु पर इनिशियल हो गया और इसी बिंदु पर टर्मिनस हो गया। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, तो ऐसा वेक्टर क्या होता है, शून्य सदिश होता है। आपने एक कदम भी नहीं चला, ना उत्तर ना दक्षिण ना पूर्व ना पश्चिम, तो आपने चला ही नहीं जब एक भी, तो आप शून्य सदिश के कैटेगरी में आएंगे। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जीरो, तो ऐसे सदिशों को शून्य सदिश कहते हैं। मतलब आपका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए बेसिकली, बस बात खत्म, वहीं पे शून्य सदिश हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगर शून्य सदिश के बाद की बात करते हैं तो शून्य सदिश के बाद क्या होता है, तो शून्य सदिश के बाद जो होता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, ठीक है, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। ये ऐसा सदिश जिस किसी भी वेक्टर का एक भाग लिया जाता है, किसी भी वेक्टर का एक भाग लिया जाता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जो भी वेक्टर का नाम देंगे उसको एक कैप से, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनस पॉइंट, और अगर मैं बात करूं कि इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर इस सिंबल से प्रदर्शित होता है, ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये पूरा वेक्टर है, और बटे मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो मतलब क्या, पूरे वेक्टर में से उस वेक्टर को भाग कर देना है, कुछ ऐसा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मतलब वो जो पूरा वेक्टर रहेगा उस पूरे वेक्टर में से उसके मॉडुलस वेक्टर से क्या कर देना है, भाग कर देना है। यानी इसका हिंदी लिखे तो सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है ना, इस तरह से जो है यूनिट वेक्टर के बाद हम बात करते हैं सह आदिम सदिश, है ना। को इनिशियल वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जो वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, एक ही जगह, जिनका इनिशियल पॉइंट, जिनका टेल एक ही जगह होता है। ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर, ये ए डी वेक्टर, ये ए ई वेक्टर, इन चारों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो ऐसे वेक्टरों को सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद होता है सह अंतिम सदिश, अंतिम सदिश, को टर्मिनस वेक्टर, ऐसे सदिश जिनका अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर होता है, अंतिम पॉइंट एक ही बिंदु पर। मान लीजिए इसी पर इसका भी अंतिम हो जाए, इसी पर इसका भी अंतिम हो जाए, इसी पर इसका भी अंतिम हो जाए, इसी पर इसका भी अंतिम हो जाए। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु B है, यहाँ पे मान लेते हैं A, मान लीजिए ये A B, ये CB, ये
डी बी, ये ई बी, ये हो गया, इतना पर्याप्त है। तो देखिए ध्यान से, डी बी वेक्टर जो है इसका अंतिम बिंदु बी है, ठीक है ना। ए बी वेक्टर का टर्मिनस पॉइंट एक ही है, सी बी वेक्टर का टर्मिनस पॉइंट एक ही है, ई बी वेक्टर का टर्मिनस पॉइंट एक ही है। इसी तरह से इसका देखिए, ए बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ए है, ए सी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ए है, ए डी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ए है, ए ई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है। ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ध्यान से देखिए ई बी है, ठीक है ना। एंडिंग पॉइंट सबका सेम है और इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। तो सह अंतिम सदिश और सह आदिम सदिश और सह अंतिम सदिश, संरेख सदिश। आगे हम बात करते हैं संरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर, जैसे ये मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर है, इसी पर ही एक वेक्टर और आ जाए, ये सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों एक ही रेखा पर स्थित है ना। तो ऐसे वेक्टर जो होते हैं वो संरेख या कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे होता है इक्वल वेक्टर, ठीक है ना, बराबर सदिश, इक्वल वेक्टर है ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। ऐसे वेक्टरों को इक्वल वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, ऐसे वेक्टरों को इक्वल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड यानी ए बी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं सेम है। ऐसे वेक्टरों को कौन सा वेक्टर कहते हैं? इक्वल वेक्टर, बराबर सदिश। इसके बाद आता है निगेटिव वेक्टर, ठीक है ना, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा विपरीत होती है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, पर दिशा क्या हो? दिशा क्या हो? विपरीत हो। देखिए, तो ऐसे सदिशों को निगेटिव वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनस पॉइंट बी, टर्मिनस पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट बी, तो इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर निगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको किसी भी वेक्टर को निगेटिव करना हो तो हम उसकी दिशा को चेंज कर कर निगेटिव साइन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ए बी वेक्टर दिया हुआ है और आपको इसको निगेटिव बनाना है, तो आप कुछ नहीं, आप जो है इसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो अपने आप ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आप क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। जैसे ही डायरेक्शन आपने चेंज किया वैसे ही क्या बन गया? निगेटिव बन गया। जैसे भी एक बार और डायरेक्शन आप चेंज करोगे, जैसे ही मान लीजिए आपने एक बार डायरेक्शन चेंज किया, निगेटिव बन गया, आपने जैसे ही एक बार और डायरेक्शन चेंज किया तो फिर से ये निगेटिव बन जाएगा, और फिर से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका शुरू वाला जो है वेक्टर फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी वेक्टर है और उसको उल्टा कर देंगे तो वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि निगेटिव वेक्टर बन जाता है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। ऐसे वेक्टर जो एक ही तल पर स्थित होते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही तल पर स्थित होते हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जो एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर, है ना। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं?
समतलीय वेक्टर जो एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। ये नहीं कि इस प्लेन पे है और बगल वाली दीवार पे कोई अलग प्लेन है तो उसमें लगा हुआ है, ऐसे नहीं, एक ही प्लेन पे अगर वेक्टर स्थित हैं तो उनको समतलीय वेक्टर कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पे जो है ख़त्म होते हैं। है और प्रकार के, पर आप लोगों के मैथ में बस इतने ही काफ़ी है, फिर इनको फिजिक्स में थोड़ा देख लिया जाएगा, जैसे ध्रुवीय, पोलर वेक्टर वगैरह, है ना, इन सब की बात बाद में। अब पहचाने कैसे, मुद्दे की बात यही है कि हम पहचाने कैसे, कि तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जैसे सदिश हो गया और यहाँ पे अदिश हो गया, स्केलर हो गया, है ना, और ये वेक्टर हो गया। तो आपको ध्यान ये देना है कि सदिश में दिशा के साथ होता है कोई चीज़, अदिश में विदाउट डायरेक्शन होता है। इसमें जब भी हम बात करेंगे, जैसे इसमें जनरली वेग, त्वरण और बल, आघूर्ण, मंदन, ठीक है ना, ये सब चीजें आती है। और इसमें लंबाई, समय, चाल, ठीक है ना, लंबाई, समय, चाल, ताप ना, तो ये सारे जो उदाहरण है ये सदिश और अदिश के उदाहरण है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं ना।